तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मजा आने वाला है भैया आज की क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच आयन अमंग द फॉलोइंग इज कलरलेस एंड वाइट? Ti4 पॉजिटिव, ये है Cr3 पॉजिटिव एंड वेनेडियम 3 पॉजिटिव। बताइए भैया कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास है टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, इसके बाद है क्रोमियम 3 पॉजिटिव, वेनेडियम 3 पॉजिटिव। बेटा जी इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखोगे। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22। अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन करने जाओगे तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी Ar18 4s0 3d0। तो इसके पास डी में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप लोग क्या लिखोगे बेटा? Ti4 पॉजिटिव is colorless because no unpaired electron is present, hence no dd transition is possible। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो कोई dd ट्रांजिशन भी नहीं हो सकती। आगे मूव करते हैं। Why is Mn2 पॉजिटिव मच मोर रेजिस्टेंट देन Fe2 पॉजिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन? देखिए बेटा हमारे पास सबसे पहले है Mn2 पॉजिटिव। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा Mn3 पॉजिटिव। अगर आप Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन कर दोगे तो ये बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव। आप सभी केसेस में कन्फिग्रेशन कर लो। अगर आप Mn2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा Ar18 4s0 3d5 d5 है, तो ये स्टेबल है। अब ये क्यों स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा भाई? ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं आयरन की, आयरन का केस क्या है बेटा? आयरन के केस में अगर Fe2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन आप करोगे तो Ar18 4s0 3d6 है ना? तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या हो जाएगा बेटा जी? इस केस में स्टेबल हो जाएगा Ar18 4s0 3d5। तो आप लोग क्या लिख सकते हो इसमें? Mn2 पॉजिटिव हैज स्टेबल कन्फिग्रेशन। Mn2 पॉजिटिव के पास क्या है भैया? एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है। सो इट इज रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब समझते हो? मतलब ये इसको पसंद नहीं है भैया, ऑलरेडी स्टेबल है तो क्यों अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक करेगा? इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात करते हो Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d6, so it lose one electron to give stable configuration। ये एक इलेक्ट्रॉन को देके बेटा जिसके पास कौन सी कन्फिग्रेशन आ जाएगी? 3d5। तो यही एक रीजन है कि ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब Fe चाहता है अपनी ऑक्सीडेशन करना, क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास एक स्टेबल कन्फिग्रेशन आ जाएगी, जबकि Mn2 पॉजिटिव के पास ऐसी कहानी नहीं है, है ना? अगर वो Mn3 पॉजिटिव में चला गया तो वो अनस्टेबल हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, आपको ये एक ग्राफ दे रखा है, वाई मैग्नीज हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखिए मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है उनकी मेटालिक बॉन्ड पे, और मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड पे। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो मैग्नीज के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टिल मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। आप देखो तो बहुत नीचे जा रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? तो इसका रीजन क्या है बेटा? ये एक एक्सेप्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑब्वियसली हम कुछ कुछ एक्सेप्शन तो पढ़ने ही वाले हैं बेटा जी। तो देखिए इसमें क्या होगा भाई? मैग्नीज हैज 5 इलेक्ट्रॉन in its d orbital with half filled
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हेंस these electrons are not free to participate in metallic bonding। metallic bond में participate ही नहीं करेगा metallic bonding। as a result manganese have लोअर मेल्टिंग पॉइंट। मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3D सीरीज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू 4D सीरीज? 4D वालों से या फिर 5D वालों से 3D वालों का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वीक होता है। 4D और 5D वालों में ना मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बेटा। 4D और 5D वालों में मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर? देयर is much more stable या much more frequent metal bonding in just a minute in compounds of 4D एंड 5D सीरीज। 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या है भाई? उनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? हायर होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन सबको देख लो, या फिर ये लिखा गया है इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई है बेटा? यहां पर आएगा W। कौन सी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है? W का। और W का मतलब क्या होता है भाई? टंगस्टन। क्या होता है बेटा? टंगस्टन होता है। आगे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है। Ti4 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन, अच्छा ठीक है, Ti4 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Ti2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Ti4 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल क्यों है बेटा? देखिए बेटा, अगर कभी भी ये स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट आए ना तो मोस्टली आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन का फंडा है। मोस्टली किसका फंडा है? कॉन्फ़िगरेशन का फंडा है। Ti4 पॉजिटिव हैज Ar18 4s0 3d0। एक क्या है इसके पास? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इट इज मोर स्टेबल देन अदर्स। इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है Ti2 पॉजिटिव या Ti3 पॉजिटिव के कंपैरिजन में। अगला केस है, इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। मतलब अगर चार्ज सेम है, हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो साइज क्या हो रहा है बेटा जी? डिक्रीज हो रहा है। बताइए भाई क्या चक्कर होता होगा? क्या लगता है बेटा जी इधर क्या होता होगा? हाँ, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज जो है बेटा कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाएगा। अगला है भाई, जिंक इज कंपेरेटिवली अ सॉफ्ट मेटल। ये बहुत बार आता है कि जिंक, कैडमियम, मर्करी जो है सॉफ्ट मेटल होते हैं। देखिए, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड पे, उनकी हार्डनेस डिपेंड करती है मेटालिक बॉन्ड पे, उनकी एटमाइजेशन इंथैल्पी भी डिपेंड करती है उनके मेटालिक बॉन्ड पे, और मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, आयरन एंड क्रोमियम आर हार्ड मेटल। ये हार्ड मेटल क्यों है? बिकॉज
they have large number of unpaired electron, so their metallic bond इज स्ट्रोंग, उनका मेटालिक बॉन्ड क्या है, स्ट्रोंग है। ऑन दी अदर हैंड जिंक, मैं साथ में कैडमियम मरकरी भी लगाता हूं, कैडमियम एंड मरकरी हैव fully filled d orbital, no unpaired electron is present, no unpaired electron is present, क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज वीक एंड दे आर सॉफ्ट मेटल। ये कैसी होती है बेटा जी, हमारे पास सॉफ्ट मेटल हो जाते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि आप हर जगह यही बोल दोगे कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, हर जगह ये नहीं है। हाँ, 2-3 जगह ये रीजन बनता है, हर जगह नहीं बनता है, 2-3 जगह ये रीजन बनता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, ये हो चुका है, अगले पे चलो। Why are fluorides of transition metal more stable in their higher oxidation state as compared to their lower oxidation state? जो फ्लोराइड्स होते हैं किसी भी मेटल के, वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों होते हैं? ड्यू टू देयर हाई बॉन्ड इंथैल्पी। इनकी बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इनके बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, दैट्स व्हाई हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं। अगला है, विच वन वुड फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड? बताइए भाई, इनमें से कौन अट्रैक्शन फील करेगा? तो बेटा CO2 पॉजिटिव फील करेगा। CO2 पॉजिटिव की अगर आप कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, Ar18 4s0 3d7। अगर आप इसके D7 को बनाना चाहो तो D7 को आप कैसे बना सकते हो भाई? D7 कैसे बनाया जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये है हमारे पास 3D, ये है हमारे पास 4s, है ना? तो आप लोग क्या लिख दोगे भाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना? जो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है वो अट्रैक्शन फील करेगा, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव जो है अट्रैक्शन फील करेगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर देन दैट ऑफ 3D एंड 4D सीरीज, एक्सप्लेन व्हाई। देखो बेटा, ये होती है पीरियोडिक टेबल, ठीक है? ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हमारे पास है 3D सीरीज, ये हमारे पास है 4D सीरीज, ये हमारे पास है 5D सीरीज और ये हमारे पास है 6D सीरीज। 4D सीरीज में यहाँ पर क्या आ जाता है भाई? 4D सीरीज में बेटा जी यहाँ पर आ जाते हैं लैंथेनोइड्स, ठीक है? न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच में लैंथेनोइड आ जाता है, 4F आ जाता है। 4F की शील्डिंग बहुत पुअर होती है। फोल्ड शील्डिंग का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। अब क्योंकि बहुत ज्यादा रुकावट पैदा नहीं कर सकता, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है, तो उनको निकालना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट भाई? द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 5D series have intervening 4F orbital. There is greater, तो 4F का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, और जब न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। देयर इज ग्रेटर इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज acting on valence shell, acting on outer valence electron due to weak shielding by 4f electron. Hence first ionization enthalpy of 5d series transition element is much higher than 3d and 4d series element. क्लियर है भाई? आगे मूव करें. नेक्स्ट, राइट एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन. आई होप आप सबको पता है. मैं अगले पेज पे जा रहा हूं. लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आप सबको पता है ना? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भाई, as we move from left to right in 4f series. 4f series मतलब lengthenoid series, atomic and ionic radii of elements decreases regularly and this regular decrease is known as, इसको क्या बोलते हैं भाई? is known as lengthenoid contraction. lengthenoid contraction. थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए बेटा बैकग्राउंड में. आज इसी में होगा, कल मैं चेंज कर दूंगा. आगे मूव करते हैं. इसका कॉज क्या होता है भाई? रीजन क्या है? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स. 4f की शील्डिंग बहुत पुअर होती है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते चले जाते हैं. अगली बात है, इसके कंसिक्वेंस क्या क्या हुए? कंसिक्वेंसेस क्या क्या हुए भाई? सबसे पहला, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट लेंथेनोइड्स. हमारे लिए लेंथेनोइड्स को सेपरेट करना ही डिफिकल्ट हो गया क्योंकि इनकी साइज लगभग सेम हो गया था. तो ये एक रीजन हो गया. ठीक है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज ऑफ 4d एंड 5d सीरीज एलिमेंट्स बिकम सिमिलर. ठीक है ना, 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट्स का साइज भी सिमिलर हो गया. लास्ट, बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ lengthenoids decreases from लेफ्ट टू राइट. जो बेसिक करेक्टर है वो भी लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है. क्लियर है? उसके बाद है, नेम द एलिमेंट्स ऑफ 3d सीरीज विच एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव रीजन. बताइए भाई कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? मैंगनीज exhibit the largest number of oxidation state. और वो कहां से कहां तक होती है बेटा? +2, +3, +4,
+5 +6 +7, है ना। अब अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, ऐसा हुआ क्यों है, एज मैग्नीज एटम हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। इसके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही एक बड़ा रीजन है बेटा कि इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। अगला है, कॉपर डजंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। हाइड्रोजन को किसी एसिड से डिस्प्लेस करने के लिए किसी मेटल का एक्टिव होना जरूरी है, और कौन सी मेटल एक्टिव होती है, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। कॉपर का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है ना। ये एक रीजन है, कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, इट इज लेस reactive than hydrogen, so it can't replace hydrogen from acids। अगला है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। बताइए भाई क्यों शो करती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स and their compound have a number of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होते हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो दे गिव पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, है ना। ये कौन सा बिहेवियर शो कर देते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिंक कैडमियम मरकरी आर सॉफ्ट मेटल। हो जाएगा, जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट मेटल क्यों होती हैं, बिकॉज उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उनका मेटालिक बॉन्ड वीक होता है, और क्योंकि एज अ रिजल्ट दे आर सॉफ्ट। ठीक है, आगे मूव करते हैं, आउट ऑफ जिंक एंड टिन हुज कोटिंग इज बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट। जिंक कोटिंग is better to protect iron objects। क्यों सर, ऐसा क्या है, इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन आयरन। क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज्यादा है तो ये आयरन से पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब ये आयरन से पहले इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये आयरन को प्रोटेक्ट भी कर देगा बेटा। आगे मूव करते हैं, कॉपर 1 कंपाउंड आर व्हाइट वेयर एज कॉपर 2 कंपाउंड्स आर कलर्ड। कॉपर 1 पॉजिटिव की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, AR18 4S0 3D10, नो unpaired electron is present, hence no DD transition is possible, as a result they are क्या होंगे भाई, ये कलरलेस होंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बात कर लेते हो कॉपर 2 पॉजिटिव की, कॉपर 2 पॉजिटिव की अगर आप कन्फिग्रेशन करोगे बेटा तो क्या हो जाएगी, AR18 4S0 3D9 हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो DD ट्रांजिशन इज पॉसिबल, DD ट्रांजिशन पॉसिबल है, हेंस कॉपर 2 पॉजिटिव कंपाउंड
आर कलर। एक भाई साहब कह रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता है। देखिए हम बात करते हैं मैग्नेटिक करैक्टर की। मैग्नेटिक करैक्टर, वैसे तो 5 तरह का मैग्नेटिक करैक्टर होता है, बट जनरली हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक में 2 ही तरह का मैग्नेटिक करैक्टर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं बेटा? विच आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो कर देंगे वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। और ये क्या होगा? विच आर रिपल्सिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, जो रिपल्शन शो करते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अब खास बात क्या है बेटा, ये जो पैरामैग्नेटिक होते हैं इनके पास क्या बात देखी गई है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके पास क्या होते हैं भैया? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मूवमेंट। स्पिन ओनली मूवमेंट का दूसरा नाम आप लोग देखने को मिलेगा आप लोगों को मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सीओ। अच्छा, बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीओ एंड CO2 पॉजिटिव। तो सीओ का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 27। 27 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? AR 18 4s2 3d7। और CO2 पॉजिटिव की अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? AR 18 4s0 3d7, है ना। 2 प्लस है मतलब 2 माइनस होंगे और वो पहले ही S में से निकलेंगे। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? अगर आप ध्यान से देखो तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये है 3d और ये है 4s। देखो बेटा यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n 1 2 3। n इक्वल टू 3 आ गया। म्यू निकाल लोगे रूट n इंटू n प्लस 2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर। कितने अनपेयर है? 3 इंटू 3 प्लस 2। ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 3 प्लस 2 इज 5 इंटू 3 रूट 15। और रूट 15 को जब हम लिख के आएंगे तो बेटा ये बनेगा 3.87 bm। कितना हो जाएगा भाई? 3.87 bm। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव डायमैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेगा? अभी बताया था कौन होते हैं पैरामैग्नेटिक, कौन होते हैं डायमैग्नेटिक। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक होगा। क्यों होगा भाई डायमैग्नेटिक? बिकॉज इट डजंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटा ये आपको आने ही चाहिए। अगर आप स्कैंडियम 3 पॉजिटिव लिखोगे, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? AR 18 4s0 3db 0। अच्छा, क्रोमियम और कॉपर में से किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा? क्रोमियम हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और क्यों होगा भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा? तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट। और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भैया? इनका हाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फॉलोइंग आयंस आर गिवन, आइडेंटिफाई द आयन विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो खुद पे ऑक्सीडेशन करना चाहता हो। तो यहां पर आएगा, इसका आंसर आएगा Cr2 पॉजिटिव, है ना। Cr2 पॉजिटिव अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू गिव Cr3 positive which have D3 कॉन्फ़िगरेशन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर D3 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल क्यों हो जाती है? बिकॉज हाफ फील्ड
बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन होती है। अच्छा, इनमें से कौन अनस्टेबल होगा इन एक्वस सॉल्यूशन? बेटा ये Cu1 पॉजिटिव है, Cu1 पॉजिटिव इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज it undergoes disproportionation रिएक्शन ये शो कर देता है। कैसे? देखिए, जब हम कॉपर पॉजिटिव को पानी में डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा कॉपर 2 पॉजिटिव में एंड कॉपर में। अब कॉपर 2 पॉजिटिव में क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा है, ये पानी में जाके ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगला है अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताइए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? कि जो रिडक्शन शो करेगा। तो यहां पर आएगा Mn3 पॉजिटिव अंडरगोज रिडक्शन Mn2 पॉजिटिव हैव हायर स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बेटा? आगे मूव करें। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग Eu2 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, जो 4f सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, तो वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि यार हम किसी भी तरह ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दे। तो बेटा यही, अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स क्या होता है? मीन्स विच कैन रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, है ना, खुद को ऑक्सीडाइज कर ले। तो क्या सीन होगा भाई? Eu2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज readily to show most common +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, खुद को ऑक्सीडाइज करके ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक चला जाएगा, जो कि मोस्ट कॉमन है और इनमें देखा गया है कि ज्यादा स्टेबल भी होती है। आगे मूव करें। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो अनायन। ऑक्सो अनायन मतलब ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हो और ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आता हो, विच शो द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। तो बेटा ये आ जाएगा CrO4 2 नेगेटिव। अगर आप यहाँ पर क्रोमियम को X मान लो, ऑक्सीजन कितने हैं 4 पे, कितना चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 है और इसका ग्रुप नंबर भी 6 ही होता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन हमारा मैग्नीज के लिए है। मैग्नीज के लिए कौन सा है भाई? यहां पर आ जाता है पर मैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव में अगर आप Mn को X मान लो, ऑक्सीजन 4 है पर -2 चार्ज होता है इज इक्वल टू में -1, X इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? यहां से 7 हो गया, जो कि इसके ग्रुप नंबर के इक्वल है। अगला है व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको देखने को मिल जाए, है ना, बिकॉज NS एंड N-1 d electrons participate both participate in bond formation due to their small
एनर्जी गैप, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, तो इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और दोनों के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो की जाएंगी बेटा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कलर इन ट्रांजिशन सीरीज मेटल कंपाउंड इज जनरली ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ टू मेजर टाइप्स, नेमली चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन एंड डीडी ट्रांजिशन। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट का जो कलर होता है दो रीजन की वजह से होता है, चार्ज ट्रांसफर और डीडी ट्रांजिशन। TiO is one of the most efficient photocatalyst material for the degradation of organic dyes. Explain why Zn2 positive salts are white, copper 2 positive salts are colored. Zn2 positive salts are white because they have no unpaired electron, so no DD transition is possible. On the other hand, copper 2 positive salts are colored। क्यों होगा भाई? क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव की अगर आप कन्फिग्रेशन करोगे बेटा, कॉपर 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? Ar18 4s0 3d9। कॉपर 2 पॉजिटिव salts are colored because they have unpaired electron, so DD transition is possible। और अगर कहीं पर भी DD ट्रांजिशन पॉसिबल है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा भाई? हमारे पास कलर्ड हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। गिव रीजन। मैग्नीज शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 विद ऑक्सीजन बट विद फ्लोरीन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये रीजन वाले क्वेश्चन बेटा जब भी खुद से भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने लगो तो रीजन वालों को 2-3 बार पढ़ लेना, है ना। तो क्या होगा भाई? मैग्नीज shows the highest oxidation state of +7 with oxygen। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। जो ऑक्सीजन दादा है वो क्या करते हैं बेटा? मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। वाइल फ्लोरीन एटम्स कांट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। देखिए जो ऑक्सीजन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन जहां पर भी देखोगे मोस्टली 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो वो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। क्योंकि ऑक्सीजन एक टाइम में 2 बॉन्ड बना सकता है तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ ये जा सकता है। ठीक है, तो यही बात लिखी जाएगी। एज अ रिजल्ट मैग्नीज शो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट of +7 with oxygen but with fluorine it can show only +4 oxidation state। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स भाई? दोज एलिमेंट्स which have partially filled d orbital in their ग्राउंड स्टेट। हाँ भाई गलती हो गई, बोला तो था बट वो क्वेश्चन ही मैं ऐड नहीं कर पाया सारे के सारे। बहुत टाइम लगा स्लाइड बनाने में, इन द एंड फिर पुराने वाली स्लाइड उठाई। इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट।
अगर किसी के पास भी डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, किसी भी तरह से उनके डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ कमी हो, तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे फॉर्म alloys, they form interstitial compound, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, है ना। दे शो कैटालिटिक बिहेवियर, कैटालिटिक बिहेवियर भी इनके द्वारा शो कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो चुका है। इन 3D सीरीज विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ड्यू टू पार्टिसिपेशन of ns and n-1d electrons due to their स्मॉल एनर्जी गैप, उनके स्मॉल एनर्जी गैप की वजह से वो दोनों पार्टिसिपेट कर जाते हैं। दूसरी बात, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, मैग्नीज शो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्यों शो करता है, ड्यू टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगली बात करो व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हो चुका है। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, अभी किया। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होंगे भाई, है ना। आगे मूव करते हैं, गिव रीजन ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन दी अल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं वो ज्यादा हार्ड होती हैं। देखिए इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड के अलावा कोवेलेंट बॉन्ड भी देखने को मिलता है ट्रांजिशन मेटल्स में, दैट्स वाई ट्रांजिशन, वैसे तो इनका मेटालिक बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अल्कली मेटल मतलब एस ब्लॉक की मेटल, और एस ब्लॉक की मेटल को सॉफ्ट मेटल कंसिडर किया जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स in addition to metallic bond there is extra covalent bonding due to the presence of unpaired electron in their, हाँ भाई क्रोमियम का होगा हाईएस्ट 3D सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d orbital, hence they are much harder, और इसी वजह से बेटा वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अगला है ट्रांजिशन मेटल एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट because of their ability to adopt multiple oxidation state, क्योंकि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। दूसरा, दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। ये 2 बड़े रीजन होते हैं कि वो अच्छे कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। Mn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, ये बात कर चुके बेटा। Mn2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन 3d5 है। Fe2 पॉजिटिव क्यों ऑक्सीडेशन शो करना चाहता है, क्योंकि अगर Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन कर देगा Fe3 पॉजिटिव बन जाएगा, और इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी, Ar18 4s0 3d5। आगे मूव करते हैं,
द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज लोवेस्ट ऑफ जिंक एट। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल शायद कुछ बच्चों को ना पता हो, किसे कहते हैं भाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? बताइए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल ऑफ सॉलिड इंटू 1 मोल ऑफ गैस। एक सॉलिड को हमने गैस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बेटा जी उस एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, है ना। और किसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी बेटा? जो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा, है ना, जो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा। और स्ट्रोंग कौन सा होगा? जिसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रोंग होगा। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रोंग किसका होगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो आप लोग क्या लिखोगे? जिंक हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D orbital, hence strength of metallic bond is weak and they have low enthalpy of एटमाइजेशन। इस वजह से इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है बेटा? लो हो जाती है। अगला है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलॉयज। देखिए ट्रांजिशन मेटल्स की अगर मैं बात करता हूं, क्या होते हैं? जैसे ट्रांजिशन मेटल है का एक एटम है, इधर एटम्स है, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखो ये अलग अलग ट्रांजिशन मेटल के एटम्स हैं। अब इनका जो साइज होता है ना वो लगभग स्मॉल होता है और सिमिलर होता है। अब सिमिलर साइज की वजह से क्या है कि एक मेटल के एटम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी मेटल के एटम्स को। तो यही एक बड़ा रीजन होता है। तो बेटा जी आप लोग क्या लिख सकते हो? हम्म, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी सिमिलर atomic size, so atom of one metal can easily replace the atom of other metal and form alloy। बायोमोलिक्यूल कल करेंगे भाई। आगे मूव करते हैं। सीरियम 4 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर those species which oxidize other and reduce itself, है ना। सीरियम 4 पॉजिटिव रिड्यूस itself to undergo to give most common +3 oxidation state।
ये अपने आप को रिड्यूस कर लेगा और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा भैया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा। अगला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन, किसके किसके बीच में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी बतानी है भाई हमें लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बीच में। इस तरफ लैंथेनॉइड्स लिख लो, मैं आपको बोलूँगा आप लोगों को ज़्यादा डिफरेंसेस पढ़ना चाहिए। इधर लैंथेनॉइड्स, इधर हम लोग लिख देते हैं एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सिमिलैरिटी क्या है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। और डिफरेंस की बात करूं, दीज आर नॉन रिडक्टिव। ये क्या होते हैं, नॉन रिडक्टिव होते हैं। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट प्रोमीथियम। और दीज आर रिडक्टिव, ये तो सारे के सारे ही रिडक्टिव होते हैं। ठीक है, आगे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। Cr2O7 2 नेगेटिव को आपने बेसिक मीडियम में डाला है, तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CrO4 2 नेगेटिव में। जब डाइक्रोमेट आयन को बेस में डालते हैं, डाइक्रोमेट आयन का कलर होता है ऑरेंज, जब हम इसको बेस में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है येलो, और प्लस में क्या बन जाएगा 2H2। ठीक है, इस रिएक्शन को याद रख लेना क्योंकि इस रिएक्शन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक हमारे पास होता है CrO4 2 नेगेटिव, इसे बोलते हैं क्रोमेटाइन, क्रोमेटाइन। और एक होता है हमारे पास Cr2O7 2 नेगेटिव, इसे हम लोग बोलते हैं डाइक्रोमेटाइन। क्या बोलते हैं बेटा, डाइक्रोमेटाइन। जब क्रोमेटाइन पे हम लोग एसिड मिलाते हैं तो डाइक्रोमेटाइन बन जाता है, और जब डाइक्रोमेटाइन पे हम लोग बेस मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है बेटा जी, क्रोमेटाइन बन जाता है। जो क्रोमेटाइन है इसका कलर होता है येलो और इसका कलर होता है ऑरेंज। कई बार बोला जाता है कि एक येलो कलर का कंपाउंड है, उस पर एसिड डाल दिया तो वो एक ऑरेंज कलर के कंपाउंड में चेंज हो गया, बताओ वो येलो और ऑरेंज कलर के कंपाउंड कौन से हैं। या फिर एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, उस पर बेस डाल दिया। अच्छा, इसके अलावा क्या भी आ सकता है, H पॉजिटिव अगर लिखा है इसकी जगह ये भी आ सकता है pH इज <7 या फिर pH इज <7। आई होप आप सबको पता है कि न्यूट्रल में pH जो होता है वो 7 हो जाता है। इससे इस तरफ आते हैं तो हम एसिडिक रेंज में आ रहे हैं, और अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो हम बेसिक रेंज में जा रहे हैं बेटा। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है वाई आर ऑल कॉपर हैलाइड्स नॉन एक्सेप्ट द कॉपर आयोडाइड। जब भी हम कॉपर आयोडाइड बनाने की कोशिश करते हैं तो कॉपर उस पर ऑक्सीडेशन करवा देता है, किस पे, आयोडाइड पे। और आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, आयोडीन के अंदर। तो आप लोग क्या लिख सकते हो यहां पर, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन टू आयोडीन। आगे आ जाओ, वाई इज ई नोट V3 पॉजिटिव V2 पॉजिटिव वैल्यू फॉर वैनेडियम कंपेरेटिवली लो। देखो बेटा, लो होने का मतलब क्या है, लेस नेगेटिव है, मतलब ये फिर भी थोड़ा बहुत चाहता है V2 पॉजिटिव शो करना। समझना मैं कैसे बोल रहा हूं, जैसे देखो V3 पॉजिटिव बाय V2 पॉजिटिव, लो होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू किसको ये जो चेंज है पसंद है। या तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तब भी हम पॉजिटिव हो जाए, इट मींस वो चेंज इसको बहुत पसंद है। और अगर कम हो जाए इसका मतलब पसंद है, बहुत ज्यादा तो नहीं बट पसंद है। क्यों, V2 पॉजिटिव की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा भाई। आगे मूव करते हैं, अगर यहां पर हम बात करें तो क्या लिखोगे, द लो वैल्यू ऑफ V2 पॉजिटिव इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड
T211। अगला है एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जब भी हम डी ब्लॉक में हम लेफ्ट राइट जाते हैं, आपने देखा होगा पहले साइज डिक्रीज होता है, फिर साइज सेम रहता है और फिर साइज स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। इसका रीजन क्या है? आप लोग लिख सकते हो कि लास्ट में क्या हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाता है, या फिर आप लोग क्या लिख सकते हो भाई? क्या लिख सकते हो यहां पर? इन द एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस। अगली बात, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन, ये हो चुका है। ई, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट आयन? ये नहीं हुआ है। वाई HCl शुड नॉट बी यूज फॉर पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन, बताइए भाई। परमैंगनेट टाइट्रेशन आया हुआ है, ये मतलब सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं। ये थोड़े ट्रिकी से रहते हैं, जो मुश्किल मुश्किल, और यहीं पर बच्चे फंसते हैं, वरना बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो सभी कर जाते हैं, है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो सभी पढ़ जाते हैं। जो थोड़े से मुश्किल हैं वही फंसाते हैं बच्चों को, उसी को थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता भी है। परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब सही नहीं मानी जाती। क्यों? बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन। बेटा वही वाली बात है, अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे आयोडाइड आयन से आयोडीन बन जाता है, सिमिलरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी क्लोरीन बन जाता है, इस वजह से इसको अच्छा नहीं माना जाता। अगला है क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट आयन सॉल्यूशन? बताइए भाई क्या इफेक्ट होता है पीएच का? अगर डाइक्रोमेट आयन है, Cr2O7 नेगेटिव है, आप इस पे डाल दोगे क्या? अगर आप एसिड तो नहीं डालोगे, एसिड पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इस पे बेस डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? CrO4 नेगेटिव, है ना। और अगर आप इस पे एसिड डाल दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? क्रोमेट आयन पे अगर आप एसिड डाल दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट आयन के अंदर, है ना। आगे मूव करें, नेक्स्ट है जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बताइए भाई जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कंसिडर नहीं किया जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर those elements which have partially filled d orbital, but जिंक, इसके अलावा कैडमियम भी हो सकता था एंड मर्करी भी हो सकता था, हैव फुली फिल्ड d orbital, so they are not considered as ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट, Cr2 positive is reducing, Mn2 positive is oxidizing when both have same D configuration। देखिए Cr2 positive is reducing while Mn2 positive is oxidizing। कैसे करेंगे भाई? रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? जो खुद पे ऑक्सीडेशन शो करे। देखिए यहां पर
Cr2 positive is reducing as its configuration. रिड्यूसिंग मतलब ये खुद पे ऑक्सीडेशन शो करेगा, और जब ये ऑक्सीडेशन शो करेगा इट्स कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस फ्रॉम कहां से कहां, D4 से D3 चली जाएगी, है ना, विच हैव हाफ फिल्ड T2G लेवल। बेटा एक बात मैं आपको बता रहा हूं, काम आएगी ये बात, याद रखना कि क्रोमियम की D3 कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होती है, बहुत स्टेबल होती है। क्रोमियम मतलब हाफ फिल्ड होकर इतना खुश नहीं होता जितना वो अपने में 3 इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जाता है। अच्छा, मैग्नीज 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, ये क्यों चाहता है अपने आप पर रिडक्शन करवाना, Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव बिकॉज Mn2 पॉजिटिव हैव हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास क्या आ गई है, हाफ फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, ये रीजन होता है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। आपको पायरोलुसाइट ओर लेना है, क्या लेना है, पायरोलुसाइट ओर लेना है, और उससे क्या बनाना है, KMnO4। तो 2 स्टेप में इसकी प्रिपरेशन होती है, कौन कौन से भाई, कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइट इनटू पोटेशियम मैग्नेट। पायरोलुसाइट से क्या बन जाता है, पोटेशियम मैग्नेट बन जाता है। क्या होता है पायरोलुसाइट, MnO2, उसको आप KOH में डालते हो, 4 टाइम्स ऑफ KOH लेते हैं, और पहला स्टेप जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, K2MnO4, और यहाँ पर पानी बनेगा। ये क्या कहलाता है, इट इज नोन एज पोटेशियम मैग्नेट। आगे बढ़ो, तो नेक्स्ट है हमारे पास, दूसरे स्टेप में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट इनटू पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट क्या होता है, K2MnO4। आप लोग इसको ट्रीट कर सकते हो विद एसिड, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एक तो KMnO4 में, एक MnO2 में, एक वाटर में, और एक KCl में। रिएक्शन को बैलेंस करना है, इसको 3K2MnO4 ले लो और इसको ले लो 4HCl, तो ये बन जाएगा 2KMnO4, 2 नहीं 4KCl, 2MnO2, 2H2। यही होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पायरोलुसाइड से पोटेशियम मैग्नेट बनाते हैं। कैसे करेंगे, पायरोलुसाइड होता है MnO2, और फिर ये जो हमारे पास पोटेशियम मैग्नेट बना है इसको एसिड में डालते हैं। एसिड में डाल के बेटा ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, क्रोमेट चेंजेस देयर कलर व्हेन केप्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन। बताइए भाई, जब क्रोमेट को, क्रोमेट इज CrO4 नेगेटिव, को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। क्यों चेंज कर लेता है, क्योंकि वो डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो गया है, और जो डाइक्रोमेट आयन होता है उसका कलर क्या होता है बेटा, येलो होता है। तो आप लोग क्या लिख दोगे, क्रोमेट इन एसिडिक सॉल्यूशन आर कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट and thus the color become, कलर क्या हो जाता है बेटा, ऐसे केस में हमारे पास कलर हो जाता है ऑरेंज। क्या हो जाता है, ब्रावो, ऑरेंज हो जाता है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम पायरोलुसाइट ओर। बना सकते हो बेटा, पायरोलुसाइट ओर से, ये हम लोगों ने अभी बनाया है। अगला है,
अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ये हो चुका है। क्रोमेट आयन चेंजेस देयर कलर व्हेन केप्ट इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगला है MnO2 is fused in KOH in the presence of KNO3 as an oxidizing agent. It gives a dark green compound A। MnO2 को KOH के साथ डाल के हमें एक डार्क ग्रीन कंपाउंड मिलता है, उसको A है। A डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है इन एसिडिक सॉल्यूशन टू गिव पर्पल, पर्पल कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट को बोला जाता है, ठीक है। An alkaline solution of compound B oxidize Ki to compound C, whereas an acidified solution of compound B oxidize Ki to compound D। बढ़िया है यार। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारे पास MnO2 लिया गया है, MnO2 की रिएक्शन करवाई गई है KOH के साथ, तो ये क्या बन जाता है बेटा, K2MnO4, ये हमारे पास है A। अब इस A को जब हम एसिड में डालते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है, और यहां पर हमें क्या मिलता है, एक तो बेटा जी, एक तो MnO4 नेगेटिव KMnO4, एक MnO2 और प्लस में वाटर बन जाएगा। ये हमारे पास कंपाउंड B। ये जो कंपाउंड B है दैट इज परमैंग। अच्छा, इसका कलर क्या होता है बेटा जी, इसका कलर होता है डार्क ग्रीन, इसका कलर होता है पर्पल। अब ये बोला गया है ये जो कंपाउंड B है, कंपाउंड B MnO4 नेगेटिव, अगर आप इसको अल्कलाइन मीडियम में लो और Ki के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, Ki बेटा जी अब किस में कन्वर्ट होगा। देखिए पहली बात, MnO4 को जब पानी में डाला जाता है तो ये कन्वर्ट होता है MnO2 में, इधर बनता है 2OH नेगेटिव, और सबसे इंपॉर्टेंट बात Ki कह लो या I नेगेटिव कह लो, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडेट में। यही तो एक खास रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट की कि वो I नेगेटिव को आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है। बट अगर, है ना, ये है कंपाउंड C, अगर हम इस परमैंगनेट आयन को एसिडिक मीडियम में डाल लें, H पॉजिटिव में डाल दिया बेटा, है ना, और फिर हम इसकी रिएक्शन करवाएं I नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाता है, एक तो बेटा Mn2 पॉजिटिव बनता है एसिडिक मीडियम में, और I नेगेटिव से क्या बन जाता है I2 और प्लस में वाटर। ये जो I2 बना है ये हमारे पास कंपाउंड D है। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नोट, वेयर एज एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड B ऑक्सीडाइज Ki to D। अगर MnO4 नेगेटिव का एसिडिफाइड सॉल्यूशन लोगे तो Ki मतलब I नेगेटिव को वो D बनाता है, I2 बनाता है। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MnO2 KOH O2 है, ये पायरोलुसाइड के साथ KOH की रिएक्शन कराई गई है, तो ये क्या बन जाएगा 2K2 MnO4 प्लस में 2H2। MnO4 है एसिडिक मीडियम है, I नेगेटिव है, तो पहली तो बात MnO4 किस में कन्वर्ट होगा बेटा, Mn2 पॉजिटिव में, और क्योंकि यहां पर एसिडिक मीडियम है तो ये किस में कन्वर्ट होगा I2 में, और प्लस में इधर क्या बन जाएगा H2। Cr2O7 है एसिडिक मीडियम है, Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो जाता है Cr3 पॉजिटिव में, Sn2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा Sn4 पॉजिटिव में, और प्लस में क्या बनेगा पानी, क्या बन जाएगा पानी। अगला है Fe2 पॉजिटिव है, MnO4 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, ये पोटेशियम परमैंगनेट आयन है। परमैंगनेट आयन को एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा Mn2 पॉजिटिव में, और Fe2 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन किस में हो जाती है Fe3 पॉजिटिव में, और H पॉजिटिव से बन जाएगा वाटर। MnO4 नेगेटिव है, अल्कलाइन मीडियम में है, वाटर के साथ है, तो क्या हो जाता है भाई, ये इस टाइम कन्वर्ट होगा MnO2 में, और I नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा बेटा, I नेगेटिव कन्वर्ट होगा आयोडेट में, है ना। न्यूट्रल मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में I नेगेटिव से क्या बनता है आयोडेट, और प्लस में क्या बनेगा OH नेगेटिव। क्लियर है। आगे है ऑरेंज कलर ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव आयन चेंजेस टू येलो व्हेन ट्रीटेड विद एन अल्कली। बताइए क्या है भाई, अगर आप डाइक्रोमेट आयन लो और आप उसको डाल दो किस मीडियम में, अल्कली यानी कि बेसिक मीडियम में, जब आप उसको डालोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CrO4 2 नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है क्रोमेट आयन है, और क्रोमेट आयन का कलर क्या होता है बेटा, जहां तक याद आ रहा है
येलो कलर होता है, तो क्या लिखोगे? ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट आयन चेंजेस टू येलो बिकॉज डाइक्रोमेट in the presence of या in basic medium give क्रोमेट आयन बना देता है। आगे बढ़ते हैं, MnO4 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है। MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट आयन को एसिडिक मीडियम में ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा Mn2 पॉजिटिव, है ना। और S2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा H2। MnO4 को अगर मैं गर्म कर दूं भाई, MnO4 को अगर हम गर्म कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 में। इसके बाद है बेटा MnO4 नेगेटिव अगेन H2O यानी कि न्यूट्रल मीडियम या अल्कलाइन मीडियम है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये बन जाएगा Mn2 पॉजिटिव। ये थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? थायोसल्फेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में, सॉरी Mn2 पॉजिटिव में नहीं जाएगा, न्यूट्रल मीडियम है, ये हो जाएगा MnO2, ये होगा SO4 2 नेगेटिव और प्लस में 2OH नेगेटिव। डाइक्रोमेट आयन है एसिडिक मीडियम में, किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cr3 पॉजिटिव। SN2 पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा? SN4 पॉजिटिव में और प्लस में क्या बन जाएगा? वाटर। आगे मूव करते हैं, MnO2 KOH O2 है, ये हमने कर लिया है कई बार। ये क्या हो जाएगा भाई? MnO2 ये हो जाएगा K2MnO4। डाइक्रोमेट आयन को जब एसिडिक मीडियम में डाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? Cr3 पॉजिटिव और I नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा? I2 में और प्लस में क्या बन जाएगा? H2। MnO4 नेगेटिव है, एसिडिक मीडियम में है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? एक तो Mn2 पॉजिटिव में, और नाइट्राइट आयन बोलते हैं इसको। नाइट्राइट आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? नाइट्रेट आयन में, NO3 नेगेटिव में और प्लस में क्या बन जाएगा? H2। MnO4 2 नेगेटिव है, ये है MnO4 2 नेगेटिव। जब हम इसको एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO4 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में, तो एक तो कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 नेगेटिव प्लस में MnO2 और प्लस में H2, है ना। उसके बाद SO2 MnO4 नेगेटिव है और ये H2O है। MnO4 यानी कि परमैंगनेट को पानी में डाल दिया तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Mn2 पॉजिटिव में। और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई? ये सल्फेट में, SO4 2 नेगेटिव में। हर एक को, SO वाले जितने भी हैं सबको सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे है MnO4 नेगेटिव 8H पॉजिटिव 5 इलेक्ट्रॉन है। MnO4 नेगेटिव को सिर्फ एसिडिक मीडियम में डाला गया तो ये क्या बन जाएगा बेटा? एक तो Mn2 पॉजिटिव और एक 4H2। Cr2O7 2 नेगेटिव है, 2OH नेगेटिव है। बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन को जब डालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट आयन में, CrO4 2 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव है, 4H पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? MnO4 नेगेटिव है, 4H पॉजिटिव है। बाकी मुझे लग नहीं रहा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये Mn क्या होता है भाई यहाँ पर? मेरे हिसाब से ये 2 नेगेटिव होना चाहिए था, MnO4 2 नेगेटिव। फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 और प्लस H2। हाउ डू यू प्रिपेयर K2MnO4 फ्रॉम MnO2? बनाया जा सकता है MnO2 की रिएक्शन आप लोग कराओगे KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो ये क्या बन जाएगा? K2MnO4। Na2CrO4 से आप लोगों को सोडियम डाइक्रोमेट बनाना है, H2SO4 के साथ कराओगे
तो क्या बच जाएगा, Na2 Cr2O7। क्लियर है? तो यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। यहां पर हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है खत्म हो जाता है भाई।